हरे कृष्णा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? सैलरी पढ़ रहे थे। और सैलरी में ये जो ग्रेड सिस्टम का था, इस पे मैंने आपको ये समझाया था कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसने 1 मई 2022 को ज्वाइन किया, इस ग्रेड पे ज्वाइन किया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज्वाइनिंग हुई है 32,500 से 1 साल तक, यानी 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल तक उसकी सैलरी 32,500 पर मंथ रहेगी। फिर 500 रुपए से 1 साल बाद बढ़ जाएगी, यानी 33,000 हो जाएगी। तो अगले साल 33,000 पर मंथ रहेगी। सेम तरीके से 33,500 हो जाएगी। 500 रुपए हर एक साल में बढ़ती रहेगी जब तक उसकी सैलरी 38,000 नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद 800 बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मैंने ना इस पे आपसे ये पूछा था, एक तो मैंने आपको कराया भी था कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये बताना कि असेसमेंट ईयर 2023-2024 में कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी। एक तो मैंने आपको कराया भी था शायद लास्ट टर्न पे, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 का मैंने आपको कराया था। और आप लोग ने मेरे को यह बताया था कि सर प्रीवियस ईयर 22-23 का मतलब होता है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। और आपने कहा था कि सर अप्रैल में तो वो जॉब में ही नहीं था क्योंकि मई से उसकी जॉब लगी, तो अप्रैल का तो 1 महीना सर हटा दीजिए, बचे 11 महीने, यानी 1 मई 2022 से हमारा जो साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए खत्म हो रहा है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 मई से 31 मार्च 2023 तक आप देखिए तो यही था, इसी बीच में था। इस समय आपको सैलरी मिलती थी 32,500 की, तो टैक्सेबल आपने कहा था 32,500 इंटू केवल 11 महीने, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है उसमें आपकी जॉब ही नहीं थी। तो इसमें हम लोग ने जब मल्टीप्लाई किया था तो हम लोग ने कितना पाया था बेटा? 3,57,500। अब मैंने आपको कहा था कि भाई इसके आगे भी निकाल के आना है, असेसमेंट ईयर 23-24 तो मैंने करा दिया था, तो मैंने कहा था 24-25, 25-26 एंड सो ऑन। तो एक बार मैं आपको एक बार समझा देता हूं अगर किसी को नहीं आया हो तो। देखो, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक तो इतनी सैलरी मिल रही थी। पहले तो मैं जरा सैलरी लिख देता हूं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यानी सर क्या लिख रहे हैं, मैं ये लिख रहा हूं बेटा, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक उसको सैलरी मिल रही है, बताओ कितने रुपए पर मंथ? 32,500 पर मंथ। और फिर पता है 1 साल बाद यानी 1 मई 2023 से, भाई ये जो टाइम लेते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि हमें अप्रैल टू मार्च लेना है, ये ज्वाइनिंग डेट से 1 साल तक की बात होती है, फिर इनकम टैक्स में भी आएंगे। तो यहां से लेके 30 अप्रैल 2024 तक उसको सैलरी मिलेगी, 500 रुपए बढ़ेगी तो 33,000 पर मंथ मिलेगी। फिर 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 उसको मिलेगी कितनी बताइए? 33,500 पर मंथ। फिर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक उसको मिलेगी 34,000 पर मंथ। और इसी के आगे आप, मैं थोड़ा सा करा दूंगा तो आगे तो आपको एक हिंट मिल जाएगी ना, इसी के आगे ऐसे ही 500 रुपए बढ़ती जाएगी जब तक बेटा 38,000 नहीं हो जाती। और एक बार जब 38,000 हो जाएगी तो 800 से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो भाई ये तो ये हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको असेसमेंट ईयर 23-24 का तो निकलवा दिया कि ये टैक्सेबल होगा 357,500। इसके आगे का अगर मैं पूछूं, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 का, तो कैसे निकालेंगे, आइए इधर देखें। असेसमेंट ईयर अगर हमसे 2024-2025 का पूछा जाए, मतलब हमसे प्रीवियस ईयर 23-24, मतलब अगर इसको डेट वाइज लिखें तो 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। अब एक चीज जरा देखना, अप्रैल 2023 के महीने में, अप्रैल 2023 वाला जो महीना था, उसमें हमें सैलरी मिलती थी ये 32,500, क्योंकि यहां पे आप देखिए तो 30 अप्रैल 23 तक 32,500 की सैलरी थी, उसके बाद 1 मई से बढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं
कि इसके दो पार्ट कर लेते हैं समझने के लिए। ऐसे कैसे सर, अप्रैल का जो एक महीना था उसमें तो आपको 32,500 पर मंथ मिली होगी, तो एक ही महीना था इंटू 1। फिर उसके बाद ये तो टोटल करा 32,500 प्लस मई से लेके मार्च तक इनकम टैक्स, तो अप्रैल से पूरा मार्च चलना है, अप्रैल का महीना आ गया। मई 2023 से मई 2023, आप देख रहे हैं इस फिगर को, मैं देख रहा हूं इसको, मई 2023 से मार्च 2024 तक हमको ये मिलता था। मई 2023 से मिलता तो अप्रैल तक था, बट हमें तो मार्च 2024 तक चाहिए। कितने मिलते थे? 33,000 पर मंथ। मतलब ये जो होगा 32,500 प्लस इंटू 1 प्लस 33,000 इंटू कितने महीने बेटा? 11 मंथ्स। और जरा जरा मल्टीप्लाई करके बताइए 33,000, ये आप टोटल बता रहे हैं ना शायद। पहले मल्टीप्लाई करके आएगा 3,63,000 और दोनों को टोटल कर देंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा 39,550। यानी कोई हमसे अगर असेसमेंट ईयर 24-25 का पूछे तो हम ये बताएंगे। ऐसे ही एक और आपको करके दिखा देंगे तो फिर आप आगे कर लेंगे। ठीक है, एक और मैं कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। कौन सा कर दूं? इसी के आगे का कर देता हूं, असेसमेंट ईयर लेट्स से 2025 2026, मतलब प्रीवियस ईयर 2024 2025। दैट मींस 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025। अगर मैं आपको 1 मिनट दूं तो आप बता पाएंगे? जैसे इसमें आंसर आया 39,550, इसका आंसर बता पाएंगे टोटल करके? जल्दी से करिए, फिर हम लोग एक बार मिला लेंगे। आप लोग ने किया था घर पे 4,01,500। अच्छा ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए, और मैं करा भी रहा हूं कि भाई अप्रैल 2024 का जो महीना था उसमें तो मिलती थी 33,000, क्योंकि अप्रैल 2024 तो यहां आ रहा है। 33,000 इंटू एक महीना तो 33,000 होता है, प्लस जो अगला 11 महीने थे यानी मई 2024 से मार्च 2025 तक, वहां आ गई थी आपकी सैलरी बढ़ के 33,500 पर मंथ, तो इंटू 11। और इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करें 33,500 इंटू 11, ये आता है 3,68,500। टोटल अगर करें तो आप लोग सही बता रहे थे 4,01,500। अब इसके आगे जितने भी साल का निकालना है आप कर लेंगे। ठीक है, इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें है, ये पंकज वाला। ये क्वेश्चन ये था, पंकज ने ज्वाइन करी सर्विस 1 अप्रैल 18 को, ग्रेड है 15,000, और ब्रैकेट को आप माइनस मत समझिएगा, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ इंटरप्रिटेशन सेम ही है, सैलरी बढ़ती है कम नहीं होती, ठीक है ना। 15,000 पर मंथ मिलता रहेगा। फिर उसके बाद जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइनिंग की डेट से, 1,000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, यानी 16,000 पर मंथ हो जाएगा। फिर 1,000 बढ़ा दिया जाएगा एक साल बाद तो 17,000, फिर एक साल बाद 1,000 रुपए तो 18,000, और 18,000 होने के बाद अब 1,000 नहीं बढ़ाया जाएगा, अब 2,000 बढ़ाए जाएंगे तो 20,000, 22,000, 24,000, देन 26,000, और 26,000 मिलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल किसी और ग्रेड में उसको डाला ना जाए, तब तक फिर इंक्रीज नहीं होगी। और कह रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि हमको बताइए, ही शैल बी पेइंग टैक्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023 ऑन द टोटल सैलरी ऑफ, टैक्स नहीं पूछ रहे कितनी सैलरी पे टैक्स देगा, सैलरी पूछ रहे हैं। इसका मतलब 31 मार्च 2023 साल खत्म पूछ रहे हैं, ईयर एंडेड ये, तो ईयर एंडिंग ये है, तो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, दैट इज प्रीवियस ईयर 2022-2023 के लिए पूछा जा रहा है। असेसमेंट ईयर अगर आप हमसे कहते हैं तो 2023-2024 के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो सैलरी की बात करें, आपकी ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल 18 और इस पैकेज पे यानी 15,000 रुपए पर मंथ मिला, तो 1 अप्रैल 18 से, देखिए मैंने टेबल बनाई है, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक तो 15,000 मिलता होगा। फिर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक 16,000, फिर 17,000, फिर 18,000, और फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 19 नहीं होकर के 20 हुआ, क्योंकि ऊपर स्लैब जो था, ऊपर जो ग्रेड था उसमें 18 के बाद 2,000 का इंक्रीमेंट था, तो 20,000 हो गया। और आपसे पूछा कौन सा जा रहा है, ये मैंने रेड पेन से लिखा है, अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो इसमें तो बहुत ही अच्छा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था कि एक महीने ये वाली मिली होगी और 11 महीने ये। यहाँ पे ज्वाइनिंग भी अप्रैल की ही डेट की है, तो भैया अप्रैल 22 से मार्च 23 तक 20,000 रुपए महीना मिली, यानी इंटू 12 करेंगे तो 2,40,000 आएगा। इसमें कोई डाउट अब किसी का?
ठीक है, तो यानी अब हम लोगों को अगर हम रिवाइज करें सैलरी में हमने जो अभी तक पढ़ाया आपको, तो एक मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि सैलरी में एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे रिक्शे वाले से आप कोचिंग आए तो वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो अपना आईटीआर भरेगा भी तो सैलरी हेड में ना टैक्सेबल करके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करेगा। प्लस एक और एग्जाम्पल मैंने आपको इस पे दिया था कि लेट्स से 10 to 5 आप कहीं और जॉब करते हैं, 6 to 10 कहीं और जॉब करते हैं, तो क्या एक ही समय पे दो जगह से आपको सैलरी मिल सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल सकती है, कोई बात नहीं, दोनों सैलरी आपके हाथ में यहाँ टैक्सेबल होगी। तीसरी बात, ये पूरा हेड जो है वो एम्प्लॉय के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉय की इनकम है, हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही, तो एम्प्लॉय के नजरिए से हम लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़ने वाले हैं। फिर सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था कि सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू या पेड बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, जिसमें मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी थी कि अगर उसी महीने के एंड पे होती है, उसी महीने के एंड पे ड्यू मतलब होती है, उसी महीने के एंड पे रिसीव्ड होती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब लेट से अगले महीने के 7 तारीख 5 तारीख को ड्यू हो रही है, अगले महीने में पे हो रही है, तो आपको समझाया था कि इस बार फरवरी तक की सैलरी टैक्सेबल होगी, इस वाले मार्च की सैलरी अगली बार टैक्सेबल होगी। अलग अलग मैंने एग्जांपल्स आपको कराए थे, उम्मीद करता हूं कि आपने उसको कॉपी पे नोट किए होंगे, नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपकी एरियर ऑफ सैलरी यानी पीछे कोई सैलरी आपकी बढ़ाई गई है, तो जिस साल मिलेगी उस साल टैक्सेबल होगी, अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुई। अगर आपने पहले ही उसको अंदाजा लगा दिया था कि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, पहले ही बढ़ी हुई टैक्सेबल करा दी, तो कोई बात नहीं, जो कि प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा नहीं होता, आपको पहले पता ही नहीं होगा तो पहले टैक्सेबल हुई नहीं होगी, तो आपसे एग्जाम में पूछे एरियर ऑफ सैलरी कब टैक्सेबल होती है, तो आप कहिएगा जिस साल मिली होगी उस साल टैक्सेबल होगी। सैलरी में बहुत बड़ा वर्ड है, बेसिक सैलरी, सारे अलाउंसेस, परक्यूजिट, बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी वगैरह सब आएगा, और ये एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे भी कि इसके टैक्स ट्रीटमेंट क्या होते हैं। सैलरी वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं था। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, अगर आप सैलरी छोड़ देते हैं तो टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल बिल्कुल होगी, लेकिन सरेंडर करते हैं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट में, तो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल ये भी समझाया था, अगर वाइफ के सामने सरेंडर कर देते हैं तो टैक्सेबिलिटी की बात बिल्कुल आएगी, टैक्सेबल होगी। ग्रेड सिस्टम आपको अभी रिवाइज करा दिया। अब मैं आपको क्या लेके जा रहा हूं, अब मैं आपको सैलरी में एक एक करके जो जो चीजें आएंगी उसका टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा, एक एक करके कि आखिर ये चीज कितनी टैक्सेबल होती है, कितनी नहीं होती, क्या टैक्सेबल टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, ये पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं उल्टे से पढ़ाऊंगा। उल्टे से मतलब मैं रिटायरमेंट से शुरू करूंगा कि अगर आप रिटायर हो गए तो आपको क्या क्या मिलेगा, और रिटायर हो गए तो लीव सैलरी मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उनका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कि पूरा पूरा गवर्नमेंट कहेगी कि जो आया रख लो। जब रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म कर दूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि इन जॉब क्या क्या मिलता है, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, मतलब उल्टा पढ़ा रहा हूं आपको, आप समझ गए। लेकिन चिंता ना करिए, कोई लिंकेज नहीं है, ऐसा टेंशन ना लीजिए, पढ़ाया ऐसे ही जाता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा कि ड्यूरिंग जॉब पीरियड में अगर एचआरए मिला, हाउस रेंट अलाउंस, तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा तो क्या होगा, डीएनएस अलाउंस मिलेगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको वहां पे। तो एक एक करके शुरुआत करने जा रहा हूं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि भैया आप जब रिटायर होते हैं तो क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं और उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। दैट मींस ये जो हम लोग जितना भी पढ़ने जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये हम लोग इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने जा रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स में इसका क्या ट्रीटमेंट है हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है लीव सैलरी, या लीव इनकैशमेंट भी बोलते हैं। सर ये क्या है लीव सैलरी? लीव सैलरी मतलब लीव में रहने की सैलरी, छुट्टियों की सैलरी मिल रही है? नहीं, देखो लीव सैलरी का एक्चुअल में क्या मतलब होता है वो समझ लो, फिर टैक्स ट्रीटमेंट भी समझ लेंगे। मान लीजिए दो एम्प्लॉय की कहीं पे जॉब लगी, एक राम है एक श्याम है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, ए लिमिटेड में जॉब करते हैं, राम भी जॉब करता है, श्याम भी जॉब करता है, दोनों की सैलरी है लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ की, और कंपनी कहती है कि भाई आप हमारे यहां एक महीने में 2 छुट्टी ले सकते हैं, अगर आप एक महीने में 2 छुट्टी लेंगे हम आपकी सैलरी नहीं काटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा लेंगे तो हम सैलरी काटेंगे। अच्छा, राम जो था वो बिल्कुल आपकी तरह पंक्चुअल, डिसिप्लिन, कोई छुट्टी नहीं करता, कोई नाटकबाजी नहीं, अपना काम बिल्कुल ध्यान से करता है। श्याम आपका अपोजिट है, श्याम कहता है जब 2 छुट्टियां मिल रही हैं तो काहे ना ले, तो महीने में 2 छुट्टी कहीं ना कहीं से ले लेता है कि आज ये है आज वो है, आज जाने का मन नहीं कर रहा, आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, आज बारिश हो रही है, आज भूख नहीं लग रही, किसी तरीके से 2 छुट्टी ले लेता है।
अब भाई सैलरी का टाइम आया, पहले बात करते हैं श्याम की। श्याम को मिली 10,000 रुपए सैलरी। कितनी मिली? 10,000। काटी क्यों नहीं सैलरी उसकी? 2 छुट्टी थी। कहा गया था कि भाई आप 2 छुट्टी ले सकते हैं महीने में, लेट से, तो भाई कहां पे हम सैलरी काटते हैं? हमने 10,000 दी। राम की बात करते हैं। राम ने एक भी छुट्टी नहीं ली। अब राम को 10,000 रुपए दें कि 10,000 से कम दें? कम देने का तो कोई मतलब ही नहीं। मान लो हमने राम को 10,000 दिया, तो पता है श्याम और राम में एक जन को दुख होएगा। ह्यूमन टेंडेंसी जेलेसी होती है। किसको? राम को। किस बात का दुख होगा? कि यार देखो हम इतने पंक्चुअल थे, टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, पूरा काम सही से करते थे, श्याम की तरह बहानेबाजी नहीं करते थे, तब भी हमें मिला 10 और उसको भी मिला 10। तो क्या किया जाए? इंप्लॉयर राम को मोटिवेट करने के लिए, भाई अगर देखो एम्प्लॉयर कुछ नहीं करेगा तो अगली बार पता है राम भी छुट्टी लेगा, इतना आप समझते हैं। तो एम्प्लॉयर को मोटिवेट करने के लिए, एम्प्लॉयर मतलब राम को मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है? राम से कहता है कि राम देखो 2 छुट्टियां तुम ले सकते थे लेकिन तुमने नहीं ली, तो ये लो 10,000 रुपए प्लस 2 जो छुट्टियां तुम ले सकते थे तुमने नहीं ली उसके पैसे और ले लो 2 दिन के। 10,000 प्लस जो भी उसके बने 2 दिन के पैसे और ले लो। इससे क्या होगा? राम मोटिवेट होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, देखो इसका जो ये मैं समझा रहा हूं ना आपको, इसका मतलब इसका भी इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है। ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखता है। कोई कहता है हम 2 दिन की छुट्टी अलाउ करेंगे, कोई कहता है 1 दिन की, कोई कहता है नहीं अलाउ करेंगे। इस पर कोई रूल थोड़ी ना है। तो और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जैसे आपने 2 दिन की छुट्टी अलाउड थी, आपने नहीं ली, तो लो पैसा ले लो, उसी महीने पैसा लेते चलो, सेटल करते चलो, 2 महीने 2 दिन का पैसा और ले लो, 10,000 रुपए सैलरी ले लो प्लस 2 दिन का जो और बनता है राम को और दे दिया। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैरी फॉरवर्ड कर देती है कि 10,000 ले लो राम, तुमने 2 छुट्टी नहीं ली, अब अगले महीने की 2 वो और 2 इस महीने की तुम्हारी 4 हो गई, तुम 4 छुट्टी ले सकते हो। अगले भी नहीं ली 2 तो 6 हो गई। ऐसे करते करते हम एक्यूमुलेट करते चलेंगे और साल के आखिरी में हम तुमको उसका कैश पेमेंट कर देंगे। कैश मतलब जब मैं कैश बोलता हूं तो केवल कैश नहीं, मतलब चेक से या किसी से भी हम तुमको पेमेंट कर देंगे, उसको इन कैश कर देंगे। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कहती है तुम्हारी हम एक्यूमुलेट करते चलेंगे, साल के आखिरी में पेमेंट नहीं करेंगे, एक्यूमुलेट करते चलेंगे, जब तुम रिटायर होगे तब देख लेंगे क्या बन रही, कितनी छुट्टियां हैं। लेट्स से रिटायरमेंट के समय तुम्हारे पास 300 अनअवेल्ड लीव्स पड़ी हैं। अनअवेल्ड मतलब जो तुमने नहीं ली, ले सकते थे लेकिन ली नहीं, अनअवेल्ड 300 अनअवेल्ड लीव्स पड़ी हैं, हम 300 छुट्टियों का तुमको पैसा दे देंगे रिटायरमेंट के समय। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लैप्स करती चलती है कि साल के आखिरी में हम पैसा ऐसा नहीं देते, छुट्टियां बची तो लैप्स हो गई। वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनकम टैक्स का क्या रोल है वो सुनो। इनकम टैक्स का रोल ये है कि अगर इंप्लॉय को लीव सैलरी का पैसा मिला तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, मिला ही नहीं तो बात ही खत्म, हमारे इनकम टैक्स कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन अगर लीव सैलरी का तुम्हें पैसा मिला तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, तो उसको लीव सैलरी भी बोलते हैं या लीव इनकैशमेंट भी बोलते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट मैं पहले समझा देता हूं फिर पढ़ेंगे। सुनो, अगर तुम्हें लीव सैलरी का पैसा मिला ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मतलब रिटायरमेंट के समय नहीं, सर्विस पीरियड के समय, हर साल देता रहता है 2 साल में या 5 साल, सर्विस पीरियड के समय अगर तुमको मिला तो फुली टैक्सेबल। तुमको लीव सैलरी का पैसा मिला 8,000 रुपए पूरा टैक्सेबल, 1,00,000 रुपए पूरा टैक्सेबल। सर्विस पीरियड के दौरान जो भी मिला अगर लीव सैलरी का पैसा तो फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर तुम्हें रिटायरमेंट के समय मिला, अच्छा जब मैं रिटायरमेंट बोलता हूं तो रिटायरमेंट कैसे होती है, कब होती है? देखिए रिटायरमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कंपलसरी रिटायरमेंट की भी बात कर रहा हूं और मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट की भी बात कर रहा हूं। लेट से आपने 2-4 साल काम किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने जॉब छोड़ दी, वो भी रिटायरमेंट में कवर कर रहा हूं यहां पे। या फिर लेट से आपकी 60 ईयर 65 ईयर जैसी जहां पे जो टेन्योर है वो पूरा हुआ, आप 65 साल के हुए, उन्होंने कहा बाबूजी अब आप मत आइएगा, है ना, या कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया। या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन टेन्योर के हिसाब से रखती है कि हम अपने यहां आपको 15 साल के लिए हायर कर रहे हैं, जब जॉब का आपका 15 साल का पीरियड हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाइएगा। तो रिटायरमेंट जब मैं बोल रहा हूं तो चाहे वो कंपलसरी रिटायरमेंट हो, कंपलसरी रिटायरमेंट मतलब होता है सुपर एन्वेशन रिटायरमेंट, या फिर ये यहां पे मैंने लिखा भी आपको मिलेगा सुपर एन्वेशन, इसका मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट, किसी भी तरीके की रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के समय लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम 4 चीजें निकालेंगे। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात को, फिर मैं बाद में एक बार और समझाऊंगा। हम 4 चीजें निकालेंगे।
इन चार चीजों में जो सबसे कम होगी हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और बची हुई को टैक्सेबल कर देंगे। मतलब मान लो आपको रिटायरमेंट के समय लीव सैलरी का पैसा मिला 1,00,000 रुपीज। हमने चार चीजों की चार फिगर निकाली, चार फिगर में सबसे कम थी 20,000, तो 20,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगी। रिमेनिंग 80,000, 1,00,000 मिली, 20,000 एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग 80,000 टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन 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 अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं, कौन है आप? तो भाई आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप बिल्कुल दामाद हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। आपसे कैसे टैक्स लेंगे? आपके लिए फुली एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन कौन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय? यहां पे कौन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय? या केवल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इसका भी मतलब चेंज होता रहेगा। अभी मैं आपको और भी रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाऊंगा तो हो सकता है वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब कुछ और पढ़ाऊं। तो इसलिए सैलरी चैप्टर क्या है इजी, बस जगह जगह पे कुछ कुछ मतलब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और रिटायरमेंट के समय लीव सैलरी का पैसा मिला है तो जाइए मौज करिए, गोवा में जाके संन्यास ले लीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, फुली एग्जाम। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये तो बड़ा पाप है। आपको तो धरती पे रहने का कोई हक नहीं है, धरती फटे और आप समझ आए। खैर, इतना नहीं करें तो चार फिगर में जो सबसे कम होगी हम उतना छोड़ देंगे, दया करके एग्जेम्प्ट कर देंगे, बचा हुआ टैक्सेबल कर देंगे। पर ध्यान रखिएगा, ये बात जो मैंने बोली है रिटायरमेंट के समय, अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिला तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुली टैक्सेबल। अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिलेगा तो चाहे लीव सैलरी का पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, पूरा टैक्सेबल रहेगा। लेकिन रिटायरमेंट के समय मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, और कहीं पे भी जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी, तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसमें हम चार चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, हम लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चार चीजें निकालेंगे, जो सबसे कम होगी फिगर वो एग्जेम्प्ट कर देंगे चारों में से और बची हुई टैक्सेबल कर देंगे। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुत ध्यान से आइए, टॉपिक पढ़ रहे हैं लीव सैलरी, या इसको लीव इनकैशमेंट बोलते हैं, मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है। सबसे पहला मैंने टैक्स ट्रीटमेंट में ये लिखा कि अगर लीव सैलरी का पैसा मिलता है सर्विस पीरियड के दौरान, लीव रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, तो फुली टैक्सेबल। किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? दोनों के लिए फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर आपको साहब मिलता है इफ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सर रिटायरमेंट कैसी? वेदर चाहे वो सुपर एन्वेशन वाली हो, सुपर एन्वेशन मतलब होता है कंपलसरी, इसका मतलब भी मैंने नीचे लिखा है, या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, आपने कहा काम करने मेरा मन नहीं लगता, अब मेरा किसी और चीज में मन लग गया है, तो कोई बात नहीं, आप छोड़ रहे हैं जॉब, हम उसको क्या मान लेंगे? रिटायरमेंट ही मान लेंगे। अगर रिसीव्ड हुई है आपको रिटायरमेंट के समय, चाहे वो सुपर एन्वेशन वाली रिटायरमेंट हो चाहे वो अदरवाइज। सर सुपर एन्वेशन का मतलब पढ़ा दीजिए। सुपर एन्वेशन मींस कंपलसरी रिटायरमेंट ऑन या तो कंप्लीटिंग सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस, लेट्स से हमने आपको जॉब के रखा, हम किसी को 15 साल से ज्यादा अपने यहां रखते नहीं है, तो 15 साल कंप्लीट हुए सर रिटायर, या फिर ऑन अटेनिंग पर्टिकुलर एज, आप 60 साल के, 65 साल के, 62 ईयर्स के, जो का जैसा अपने यहां सिस्टम है वो रख लिया। पता है हमारे और आप में एक चीज बड़ी कॉमन है, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। जॉब करेंगे आप तो एक रिटायरमेंट की एज आती है, लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते, अपना खुद का काम करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप चाहें तो अपनी आखिरी सांस तक काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रिटायर होता है क्या? मतलब जॉब वाला तो रिटायर हो जाएगा, क्लिनिक खोल के बैठा तो बैठे रहते, बल्कि इसमें तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उतनी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोग कहेंगे हमने दुनिया देखी, तुम कल के पैदा हुए हो, तो जितनी उम्र नहीं उतनी हमने दिवालियां देखी, ऐसे डायलॉग आपने सुने होंगे। तो रिसीव्ड हुई अगर रिटायरमेंट के समय तो क्या होगा लीव सैलरी का पैसा? कह रहे साहब दो बातें, पहली बात, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम। बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ध्यान से सुनिएगा, हम चार चीजें निकालेंगे, चारों में जो लीस्ट होगी, लीस्ट मतलब जो सबसे लो होगी, कम होगी, वो एग्जेम्प्ट करेंगे, बची हुई टैक्सेबल। ये चार चीजें कैसे निकलेंगी देखते हैं। पहली पहली चीज हमेशा आपको क्वेश्चन में दी होगी, क्या लिखा है पहली चीज में? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। वो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये मिस्टर ए रिटायर्ड हुए, रिटायरमेंट के समय इनको लीव सैलरी के 2 लाख रुपए मिले, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव में 2 लाख आ जाएगा। इसमें कभी हमें अपने यहां कोई दिमाग नहीं लगाना होगा, वो दिया होगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लिख देंगे, ठीक है सर। तीसरी फिगर पहले देख लो, जरूरी थोड़ी ना सीक्वेंस से ना याद करने की जरूरत है, ना सीक्वेंस से पढ़ने की जरूरत है, कैसे पढ़े? जैसे मेरा मन होगा वैसे पढ़ूंगा, ठीक है।
तीसरी फिगर 3 लाख रुपए हमेशा लिखी जाती है, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए कितनी लिखी जाती है, तो इसमें भी कोई कैलकुलेशन कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, दूसरी फिगर और चौथी फिगर में कुछ कैलकुलेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? दूसरी फिगर में बोल रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं एवरेज मंथली सैलरी लो। मंथली सैलरी कौन सी वाली? एवरेज। अभी समझाऊंगा एवरेज कैसे निकलता है। और उसमें इंटू कर दो 10, यानी एवरेज मंथली सैलरी, एक महीने की सैलरी इंटू 10 कर दिया तो करीब करीब एवरेज 10 महीने की सैलरी हो गई। ठीक है। चौथी फिगर में बोल रहे हैं अनअवेयर्ड लीव्स लेना। अभी समझाता हूं। अनअवेयर्ड लीव्स का वैसे मतलब आप क्या समझते हैं? जो छुट्टियां आपको अलाउड थी लेकिन आपने ली नहीं। अच्छा, जो ले ली, क्या बात है, अवेयर्ड लीव्स होती हैं वो। वेरी गुड। तो अनअवेयर्ड लीव्स लेना, इंटू करना है एवरेज मंथली सैलरी और डिवाइड करना है 3030 से। सर ये डिवाइड केवल इससे होगा कि पूरे से? किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा, पूरे से ही समझ के चलो। यानी अनअवेयर्ड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 30। अब देखो इसमें समझाना क्या है, क्या चीज सीखनी है, आप खुद बताओ। देखो पहली फिगर में कुछ सिखाऊं मैं आपको? वो तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तीसरी फिगर में कुछ सिखाऊं? नहीं। दूसरी फिगर में क्या सिखाऊं? एक तो एवरेज मंथली सैलरी में सिखा देता हूं, ठीक है। चौथी फिगर में कुछ सिखाऊं? अनअवेयर्ड लीव्स, बाकी तो फॉर्मूला ही अनअवेयर्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी तो सेम ही रहेगी, एक बार सिखा दिया तो। यानी दो चीजें सिखाना जरूरी बचा है। एक सिखाना है कि साहब एवरेज मंथली सैलरी क्या होती है, कैसे निकलती है, और दूसरी चीज सिखाऊंगा अनअवेयर्ड लीव्स क्या होती है और कैसे निकलती है। बताइए आप तैयार हैं? ठीक है सर, हम तैयार है। पहले क्या सीखोगे? एवरेज मंथली सैलरी सीखना चाहते हो? चलो ठीक है, एवरेज मंथली सैलरी ही सिखा देता हूं। सुनना, एवरेज मंथली सैलरी में क्या करेंगे वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जिस, यहां खोल भी देता हूं आपके लिए, फिर पढ़ाने में इजी रहेगा। जिस डेट को वो रिटायर हुआ, सिर्फ सुनते जाना भी, जिस डेट को वो रिटायर हुआ, हम उससे पीछे 10 महीने जाएंगे। पीछे, आगे नहीं। कहां जाएंगे? पीछे 10 महीने। और उससे पूछेंगे कि बिटवा ये बताओ, तुमको पीछे 10 महीने में कितनी बेसिक सैलरी मिली, कितना डीए मिला, ब्रैकेट में कुछ इफ वाला भी पढ़ाता हूं, कितना कमीशन मिला इफ वाला, 10 महीने में ये कितनी तीन चीजें मिली। बस बेसिक सैलरी 10 महीने की टोटल बता दो। डीए इफ वाला, अभी सर इफ वाले का क्या मतलब ही समझाऊंगा। इफ वाले का मतलब, डीए इफ वाला कितना मिला, कमीशन इफ वाला कितना मिला पीछे 10 महीने का, ये बता दो। उसने हमें बता दिया 10 महीने का सर इतना मिला। लेट्स से 10 महीने का टोटल आया 1 लाख, तीनों का टोटल, बेसिक सैलरी 10 महीने की, डीए इफ वाला 10 महीने का, कमीशन इफ वाला 10 महीने का, टोटल आया 1 लाख। फिर उसको डिवाइड कर देंगे, 10 महीने का था तो एक महीने का निकालने के लिए डिवाइड बाई 10 कर देंगे, 10,000 आ गया। अगर 1 लाख था, 1 लाख, ये सब एज्यूम फिगर है मेरी तरफ से। अगर 1 लाख था, डिवाइड बाई 10 किया, 10,000 हो गया, एवरेज मंथली सैलरी आ गई। यानी जो सेकंड वाला पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा, इसमें एवरेज मंथली सैलरी 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख आ जाएगा, और नीचे वाले में अनअवेयर्ड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी में 10,000 डिवाइड बाई 30। तो भाई सर फिर से एक बार समझाइए। हाँ बिल्कुल समझाता हूं, पूरा समझाया ही कहां। एवरेज मंथली सैलरी का तरीका क्या है? जब वो रिटायर हुआ, उसकी डेट से पीछे के 10 महीने की उससे हम बेसिक सैलरी पूछेंगे, डीए पूछेंगे अगर उसको मिला होगा इफ वाला तो, कमीशन पूछेंगे अगर मिला होगा इफ वाला तो। ये इफ वाले का कोई मतलब, ये इफ वाला मेरा बनाया हुआ है ना। इफ का पूरी एक लाइन है, इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा डीए में लिखा है। कमीशन में लिखा है इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। बट इसका क्या मतलब है जो मैं भी बोल गया, इसको आप फारसी समझिए। अभी रुकिए। बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ, पीछे 10 महीने का लेंगे, उसका टोटल कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 10 कर देंगे, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी। राइट। अब देखते हैं कि साहब ये जो आपने बोला इसका मतलब क्या है। देखो बेसिक सैलरी तो लेनी ही लेनी है, बेसिक सैलरी का तो मतलब आप समझते ही हैं कितनी उसको मिल रही है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी। हाँ डीए में और कमीशन में कंडीशन लिखी। पहले कमीशन की कंडीशन आपको पढ़ा देता हूं। कमीशन में लिखा है तब लेंगे जब बेस्ड होगा, इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। सर क्या? इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब जरा सुनो, हिंदी में सुनो, फिर आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। कमीशन हम तभी लेंगे इस कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन काहे का कर रहे हैं? पूरा नहीं, मेन टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में?
लीव सैलरी का सीख रहे हैं, सब कुछ लीव सैलरी के लिए सीख रहे हैं, कमीशन के लिए नहीं सीख रहे हैं, डीए के लिए नहीं सीख रहे हैं, एवरेज मंथली सैलरी के लिए नहीं सीख रहे हैं, लीव सैलरी के लिए, उसके लिए सब सीखना पड़ रहा है कि लीव सैलरी के लिए एवरेज मंथली सैलरी सीखनी पड़ रही है और एवरेज मंथली सैलरी के लिए ये सीखना पड़ रहा है। तो मेन टॉपिक है लीव सैलरी। तो हम क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे भैया कमीशन तुमको ये बताओ, तुमको अगर टर्नओवर का फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है तो हमको बता दो कितना मिलता है, वो हम लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उसके साथ ये फिक्स किया एम्प्लॉयर ने कि जितना तुम टर्नओवर करोगे, टर्नओवर मतलब होता है सेल, टर्नओवर मतलब होता है सेल, जितना तुम टर्नओवर करोगे उसका 1% हम तुमको कमीशन देंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हारी तरफ से जितना माल बिकेगा, तुम एफर्ट्स करो माल बेचने में, गंजे को कंघी बेच डालो, हम तुमको जितना टर्नओवर करोगे उसका 1% तुमको देंगे कमीशन। ये मेरा 1% एज्यूम्ड है, क्वेश्चन में 2% हो सकता है, 5%, 10%, 1% कमीशन देंगे। लेट्स से एम्प्लॉय ने पिछले 10 महीने में 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिखाया, 1 करोड़ की सेल कर ली, 1 करोड़ का 1% उसको कमीशन मिला। आप ना निकालिए, मैं बता रहा हूं, 1 करोड़ का 1% 1 लाख आएगा, ठीक, तो 1 लाख कमीशन मिला, हम वो लेंगे यहां पे, प्लस 10 महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए वाला, फिर डिवाइड बाई सब जो टोटल हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे। मतलब अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिखा मिले कि इंप्लॉय को कमीशन मिलता है 10,000 पर मंथ, इंप्लॉय को कमीशन मिलता है, एम्प्लॉयर देता है 10,000 रुपए महीने का, लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। सर क्यों नहीं लेंगे? देखो क्या लेंगे, ध्यान से पढ़ना जरा, हम तब लेंगे जब परसेंटेज फिक्स्ड हो, अमाउंट फिक्स ना हो। अगर वो कह रहे हम 500 रुपए महीना कमीशन देते हैं, हम इस कैलकुलेशन के लिए कमीशन नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब क्या चीज फिक्स्ड हो, परसेंटेज की 1% दिया करेंगे तुमको टर्नओवर का, 2% दिया करेंगे, 5%, 1.5%, 2.5%, परसेंटेज फिक्स्ड है तो लेना है, अमाउंट फिक्स्ड है तो नहीं लेना है। अच्छा मान लो एग्जाम में आपको दिया हुआ है कि एम्प्लॉय ने इस बार टोटल 5 लाख की परचेजेस करी और एम्प्लॉयर ने उसको 10% कमीशन दिया, लेंगे कि नहीं लेंगे? कितना? 5 लाख का 10%, 50,000 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। नहीं लेंगे, परचेजेस है, नहीं लेते। टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज होगा तो लेंगे। सेल, टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर मतलब लिख लो सेल, परचेजेस वाला नहीं लेते। या अमाउंट फिक्स्ड है किसी भी चीज का तो भी नहीं लेंगे। परसेंटेज फिक्स्ड हो, किस पे फिक्स्ड हो? सेल का, टर्नओवर का, तो कमीशन लेंगे। अब आप ये पढ़ लो, कमीशन कौन सा? इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। कब लेंगे? इफ मतलब तब लेंगे जब बेस्ड है फिक्स्ड परसेंटेज, किस चीज का? टर्नओवर का। अगर आपको पूरा ना याद कर पाए अचीव बाय एम्प्लॉय, तो इतना छोड़ के आप इतना भी केवल याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक, बोलो जरा मेरे साथ, कमीशन इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब मैं आपको और अपने समझने के लिए ऐसे बोला करूंगा, कमीशन इफ, जब मैं इफ बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे आगे की मेरी भावनाएं। किस भावना को समझोगे, क्या समझोगे? इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर इफ बोलूंगा तो इसका मतलब आप ये समझोगे। ठीक है सर, डीए क्या है? डीए में इतना बड़ा चौड़ा क्या लिखा हुआ है? चलो पहले तो डीए का मतलब मैंने आपको समझाया भी था, डीए फुल फॉर्म है डियरनेस अलाउंस। आमतौर पे महंगाई भत्ता होता है, महंगाई को बीट करने के लिए, महंगाई से लड़ने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है। प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, प्राइवेट को नहीं मिलता, बट थ्योरेटिकल जीवन में कुछ भी हो सकता है। थ्योरेटिकल जीवन में तो कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीए मिला, ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल जीवन की हम लोग बात करते हुए डीए, डियरनेस अलाउंस। अब होता क्या है, जब एक एम्प्लॉय जॉब पे आता है, जब उसको रखा जाता है तो एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट लेटर देता है, अपने यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन बताता है कि हम तुमको जो हमारा सीटीसी है, कॉस्ट टू द कंपनी, जो तुम्हारा पैकेज है वो कितना है। लेट्स से तुम्हारा पैकेज है 50 लाख का, तो इस 50 लाख के कंपोनेंट में क्या क्या रहा करेगा, कितनी बेसिक सैलरी रहेगी, कितना डीए रहेगा, कितना एचआरए रहेगा, कितना कमीशन रहेगा, कितना बोनस रहेगा, कितनी फीस रहेगी, कितने अलाउंसेस रहेंगे, कितने परक्यूजिट्स रहेंगे, बहुत सारी चीजें वो उसमें बताएगा। और उसमें एक चीज और भी लिख देता है कि जब तुम रिटायर होगे, रिटायरमेंट के समय हम तुमको
क्या क्या चीजें देंगे, लीव सैलरी का पैसा देंगे, ग्रेचुटी देंगे, पेंशन देंगे, क्या देंगे या नहीं देंगे, वो सब लिखा होता है। और ये भी लिखा होता है कि जब रिटायरमेंट के समय हम तुमको देंगे लीव सैलरी का जैसे पैसा, तो हम उस पैसे को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे। मतलब अगर मान लो तुमने फॉर एग्जाम्पल 300 दिन की अनअवेल्ड लीव्स आई रिटायरमेंट के समय, अभी एम्प्लॉयर की बात करें थोड़ी देर के लिए, इनकम टैक्स को दिमाग से किनारे कर दो। एम्प्लॉयर के ने एम्प्लॉय की देखी रिटायरमेंट के समय 300 दिन की अनअवेल्ड लीव्स थी, तो 300 छुट्टियों का पैसा आपको दे रहा है, तो वो 300 छुट्टियां इंटू कौन सा पैसा दे, तो एम्प्लॉयर ने पहले ही क्लियर किया होता है कि हम या तो बेसिक सैलरी का ही पैसा देंगे केवल, जितनी तुम्हारी हर दिन की बेसिक सैलरी थी इंटू 300, या डीए का भी पैसा देंगे। वो जो 300 या जितनी भी छुट्टी होगा कैलकुलेट होगा आखिरी में रिटायरमेंट बेनिफिट, वो किस बेसिस पे होगा, कोई बेसिस चाहिए ना उसके लिए, वो एम्प्लॉयर ने बताया होता है। उसी को हम लोग ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयर ने डीए को कंसीडर किया है फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। डीए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर अगर होता है फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो हम भी एवरेज सैलरी निकालते समय उस डीए को लेंगे। और अगर कंसीडर नहीं होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, तो हम भी नहीं लेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। तो एग्जाम में ये लाइन जो होती है ना, ये कैसे लिखी मिलती है, सुनो। एग्जाम में ये जो लाइन होती है कि हाँ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है या नहीं है, ये कैसे लिखते हैं, तो आमतौर पे वो ऐसे दे देते हैं डीए और बता देते हैं इट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो सामने से पढ़ के समझ में आ रहा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंसीडर किया जाता है, तो हम भी लेंगे। या कई बार ना इस लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर देते हैं, मतलब सेम होता है लेकिन बच्चा भूल जाता है। कई बार ऐसे दिया होता है डीए एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बच्चे कहते हैं ये क्या, इसका मतलब वही है इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। यानी या तो ये लिखा मिलेगा आपको इट इज टू बी प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या ये लिखा मिलेगा इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। इन दोनों का मतलब सेम है। अगर ये वाला डीए है तो हम लेंगे एवरेज सैलरी के कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो नहीं लेंगे। अब आप ब्रैकेट पढ़ लो, ब्रैकेट में लिखा है डीए कौन सा लेना है, इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऐसे लिखा होगा और इफ इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट। और सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो डीए हमें लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन के लिए कंपनी ले रही है। अगर सर नहीं ले रही है तो हम भी नहीं लेंगे। अभी और भी मैं आपको इसमें बातें समझाऊंगा, पहले तो फिर से आता हूं, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लीव सैलरी सीख रहे हैं। लीव सैलरी का पैसा मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, पूरा लीव सैलरी का पैसा अगर हमको सर्विस पीरियड के दौरान मिला तो ये सब झंझटों में पड़ना ही नहीं है, फुली टैक्सेबल है, कुछ ये सब नहीं निकालना, फुली टैक्सेबल है। लेकिन रिटायरमेंट के समय मिला और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, और आपका बैंड बाजे के साथ रिटायरमेंट हो रहा है, तो जाइए खुश रहिए, फुली एग्जाम्प्ट है, तब भी ये सब नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय है, मुंह लटका कर आपका रिटायरमेंट हो रहा है ना, कोई आपसे मिलने भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ तो टैक्सेबल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, हम 4 पॉइंट निकालेंगे, 4 में जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, बची हुई लीव सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। पहले पॉइंट में हम एक्चुअल लीव सैलरी का पैसा जो मिला वो लेंगे। एक पॉइंट आपका थर्ड नंबर था, उसको दूसरे में भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए लेंगे। फिर एक पॉइंट में हम एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10 लेंगे। एवरेज मंथली सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस डेट को आप रिटायर्ड हुए उस डेट से पीछे के 10 महीने जाएंगे, पीछे के 10 महीने की बेसिक सैलरी लेंगे, डीए इफ वाला लेंगे। अब जब मैं इफ बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे, प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इफ इट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये वाला प्लस कमीशन इफ इट इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। तो वो वाला बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन इफ वाला पीछे 10 महीने का टोटल करेंगे। उसके बाद जब 10 महीने का हो जाएगा, तीनों चीजें 10 महीने का टोटल कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 2 में जितनी एवरेज मंथली सैलरी आई डिवाइड बाय 10 करके जितनी एवरेज मंथली सैलरी आई इंटू 10 कर देंगे। और पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें अनअवेल्ड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी, वही सेम फिगर दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डिवाइड बाय 30। तो एवरेज मंथली सैलरी हम सब सीख गए कि नहीं सीख गए, सीख गए। एक चीज और समझ लीजिए, एग्जाम में डीए दिया है और ब्रैकेट में या कहीं पे आपको बता दिया कि हाँ उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लेना है तो आप ले लेंगे, या बता दिया कि नहीं लेना है तो आप नहीं लेंगे। लेकिन डीए दिया है और कुछ नहीं बताया, मान लो लिखा है डीए @ 5,000 पर मंथ और कुछ नहीं बता रहा, तो आप क्या मानेंगे कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है कि नहीं है, क्या मानेंगे। सुनिए, आपको अगर कुछ नहीं दिया इंफॉर्मेशन तो हम लोग हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं है, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात मैंने यहां लिखी हुई है, क्या लिखा रखा है,
we have to take DA as salary if provided under the terms of employment or when DA is to be considered for calculating retirement benefits. Suppose if only written as DA at the rate 5,000 रुपए महीना और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो भैया ये मानिएगा कि DA को, कुछ तो बोलो, DA को नहीं लोगे, समझ गए? क्लियर हो गया ये बात? सर समझ गए। सर बेटा, सर अनअवेयर्ड लीव्स और बता दीजिए। अनअवेयर्ड लीव्स और पढ़ा देंगे तो हो जाएगा लीव सैलरी की नहीं? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। अनअवेयर्ड लीव्स का वैसे मतलब आपको समझ में आ गया है, क्या है मतलब? जितनी छुट्टी आपने नहीं ली, ले सकते थे नहीं ली। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ देखिएगा। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, इनको ऑर्गेनाइजेशन 10 लीव्स पर ईयर अलाउ करती है, 10 छुट्टियां हर साल अलाउ करती है। इन्होंने एक जगह पे काम किया, कहां जब काम किया, लेट से ए लिमिटेड में काम किया। कितने साल सर काम किया? मान लो बेटा इन्होंने 25 साल काम किया और रिटायर हो गए। 25 ईयर्स का जॉब का पीरियड था और फिर ये क्या हो गए? रिटायरमेंट आ गई, आर फॉर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के समय देखा गया कि इनके पास इन्होंने, या ऐसे बोले, इन पूरे 25 साल में इन्होंने केवल 50 छुट्टियां अवेल्ड करी हैं। 50 अवेल्ड लीव्स है, एएल मतलब अवेल्ड लीव्स। इस पूरे 25 साल में केवल 50 छुट्टियां ही ली हैं, इससे ज्यादा छुट्टियां इन्होंने कभी नहीं ली। अब हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा हमको यह बता दो अनअवेल्ड लीव्स कितनी होंगी? क्या बात है, 200? कितने लोग बोल रहे हैं 200? बड़ा इजी था, सही था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सर ऐसे कर लें, अगर थोड़ा सा समझा के आपको, तो आप कह रहे हैं सर देखिए टोटल लीव्स जो इसको अलाउड थी वो 25 साल में, हर साल 10 छुट्टियां, तो 25 साल में 250 छुट्टियां अलाउड थी। लेस इसने कितनी ले ली अपने जीवन में? 50 ले ली, तो कितनी बच गई? तो अनअवेल्ड लीव्स आ गई 200। फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अनअवेल्ड लीव्स 200 इंटू जितनी एवरेज मंथली सैलरी होगी, मान लो 10,000 है तो 10,000, 5,000 है तो 5,000, और डिवाइड बाय 30 कर देंगे, फोर्थ पॉइंट भी आ जाएगा। इजी है कि नहीं है? पक्का? अच्छा, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं मान लो ऐसे दूं आपको, 10 की जगह मैं 20 छुट्टियां कर दूं, अब बताओ, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम, तो कितनी छुट्टी? अनअवेल्ड लीव्स 400। कितनी? सही सही बताएंगे तो हम आगे चलें। 400 छुट्टियां कि 450 छुट्टियां? भाई देखिए, आपको मिल सकती थी, इसका मतलब इंटू 20 करके 550 आपने ले ली, तो 450 बची ना नवेल। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो है कि कितनी छुट्टी हम एक बार में आपको देंगे एक साल में, ये कौन डिसाइड करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कंपनी? कंपनी डिसाइड करती है। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बात कहता है। सर क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कंपनी देखो तुम ही डिसाइड करो, और जो तुम डिसाइड करोगे हम भी वो मान लेंगे, और अनअवेयर्ड लीव जैसे ओरिजिनल में आ गए 200 या वो उसमें जो था 450, वैसे हम भी ले लेंगे। लेकिन 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 एक साल में अगर तुम 30 छुट्टियां, 30 या उससे कम अलाउ करते हो, 30 छुट्टियां या उससे कम अलाउ करते हो, जैसे मेरे एग्जाम्पल में 20 छुट्टियां, या जो ओरिजिनल एग्जाम्पल क्या था, 10 छुट्टियों वाला, है ना, 20 छुट्टी या 10 छुट्टी, 25 छुट्टी, 30 छुट्टी तक अगर तुम अलाउ करते हो एक साल में, तो जैसे तुम अनअवेयर्ड लीव्स तुमने निकलवाई हमको, हम भी वैसे ही निकालेंगे और अपने फॉर्मूले में उसको 200 जैसे आई तो 200 ले लेंगे, या 450 आई 450 ले लेंगे, ऐसा केस में भी। लेकिन अगर तुम 30 छुट्टियों से ज्यादा अलाउ करते हो एम्प्लॉय को, 35 छुट्टी, 40 छुट्टी, 50 छुट्टी, तो करो, हम मना नहीं कर रहे, तुमने कोई इलीगल नहीं किया, हम फांसी नहीं लटका देंगे। लेकिन हम अपने अनअवेयर्ड लीव्स के कैलकुलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियां ही मानेंगे एक साल की, उसके हिसाब से निकालेंगे। मतलब सर, मतलब सुनिएगा ध्यान से।
10 छुट्टियों में यही आंसर आएगा, 20 छुट्टियों में भी यही आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आप सिर्फ सुनिएगा। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे उनको 40 छुट्टियां हर साल मिलती हैं, और थोड़ा सा टेन्योर छोटा कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, बस इसलिए 10 साल उन्होंने काम किया, 10 साल बाद रिटायर हुए, और रिटायरमेंट के समय वो बता रहे हैं, रिटायरमेंट के समय वो हम लोग को बता रहे हैं कि हमने अपने पूरे जीवन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अपने पूरे जीवन में जो अनअवेल्ड लीव, जो छुट्टी हम ले सकते थे और हमने नहीं ली, वो 250 छुट्टियां थी। मिस्टर एक्स ने हमको ये इंफॉर्मेशन दी, फिर से सुनते हुए, क्या जहां पे मिस्टर एक्स जॉब करते थे उस कंपनी के हिसाब से वो कंपनी हर साल में 40 छुट्टियां अलाउ करती है। 10 साल उन्होंने जॉब करी, रिटायर्ड हो गए, और रिटायरमेंट के बाद हमने मिस्टर एक्स से पूछा, हमने कहा ये बताओ तुमने कितनी छुट्टियां ले ली या नहीं ली, तो कह रहा नहीं ली, वो पता है हमको, कंपनी के हिसाब से हमने 250 छुट्टियां नहीं ली। हमने कहा ठीक है, तुमने क्या दे दिया डायरेक्टली हमको, अनअवेल्ड लीव्स दे दिया। आसान कर दिया हमारे लिए काम, क्योंकि फॉर्मूले में भी हमें क्या चाहिए, अनअवेल्ड लीव्स। नहीं साहब, आसान नहीं, क्या हमें निकालना पड़ेगा। ये तो जो तुमने दिया है 250 छुट्टियां, ये कंपनी के हिसाब से है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है तनिक रुको, हमारे हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स हो सकता है कुछ अलग आए। हमने कहा काय अलग आएगी तुम्हारे हिसाब से, कह रहा है तुम एक साल में तुमको जो छुट्टी मिलती है वो 30 से ज्यादा मिलती है, हम तो अनअवेल्ड लीव्स के कैलकुलेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियां पकड़ेंगे। हमने कहा फिर कैसे करोगे, देखते बता रहे, सिर्फ देखते रहना बेटा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप हमको बस ये बताओ, टोटल लीव्स जो अलाउड करी कंपनी ने, भी इनकम टैक्स को भूल जाते, कंपनी ने जो पूरे जीवन भर में अलाउ करी इसको, वो कितनी करी होंगी। 10 साल जॉब करी, 40 छुट्टियां हर बार, यानी 400 छुट्टियां कंपनी ने अलाउ करी, ये मानते हो। और ये बंदा चीख चीख के कह रहा है कि हमने कंपनी के हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स अकॉर्डिंग टू कंपनी 250 बची हैं। ये बंदा चीख चीख के कह रहा है कंपनी के हिसाब से हमारी 250 छुट्टियां अनअवेल्ड बची हैं, यानी अवेल्ड लीव्स तुम्हारी कितनी है, 150। अब आते हैं इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के पार्ट की तरफ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है सुनो भैया सुनो, टोटल लीव अलाउड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 10 साल तुमने काम किया इंटू ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टी। अगर खुद ही 30 या उससे कम होता तो हम तुम्हारी अनअवेल्ड लीव 250 मान लेते, लेकिन तुम्हारी 30 से ज्यादा थी तो हमें निकालना पड़ा, हमें मेहनत करनी पड़ी। ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियां, 10 साल में 30 छुट्टियां, यानी टोटल तुमको मिलनी चाहिए 300 मिलनी चाहिए। तुम कितनी ले चुके हो अपने जीवन में, एक्चुअल कितनी अवेल्ड कर चुके हो, ले कितनी चुके हो, ये आया था 150 लेस तुम जो अवेल्ड कर चुके हो वो 150। तो अनअवेल्ड लीव्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितनी, 150। हम जो फॉर्मूला लेंगे उसमें जो चौथी फिगर में अनअवेल्ड लीव्स लिखेंगे वो 150 लिखेंगे, 250 नहीं लिखेंगे। सर एक बार पूरी बात फिर से बता दीजिए। देखो, अगर कंपनी खुद अपने एम्प्लॉय को जो छुट्टी अलाउ करती है वो एक साल में 30 दिन या उससे कम की अलाउ करती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपके पास ज्यादा मेहनत करने के लिए कुछ होगा नहीं। आप जैसे निकालना सिखाया आप वैसे अनअवेल्ड लीव्स निकाल लेंगे, या दिया ही होगा तो वही उठा लेंगे, अनअवेल्ड लीव्स अगर दी होती तो उठा लेंगे। लेकिन अगर कभी भी आपको कह रहे हैं कि एक कंपनी एक साल में 30 छुट्टी से ज्यादा अलाउ करती है, 31, 32, 33, 40, 50, 100, तो परेशान ना होना, कंपनी को फांसी की सजा नहीं सुनाना, अपना कैलकुलेशन करना है हमको। और अपने कैलकुलेशन में हमें क्या करना होगा, हम अपने कैलकुलेशन में पहले ये निकालेंगे कि आखिर तुमने कितनी अवेल्ड कर ली। थोड़ी देर के लिए इनकम टैक्स को भूल जाएंगे कि तुमने कितनी एक्चुअल में कंपनी के हिसाब से अवेल कर लिया। तुमने 10 साल काम किया, 40 छुट्टियां कंपनी देती है, तो 400 छुट्टी कंपनी ने दी, तुम बता रहे हो कि तुमने 250 अवेल नहीं करी, यानी तुमने 150 अवेल कर दी, या साफ साफ हमको बता ही देते कि तुमने कितनी अवेल करी, तो हमारा ये पार्ट कैलकुलेशन का बच जाता, ये नहीं करना पड़ता। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि आगे हमें ये पता चल जाए कि तुमने कितनी अवेल्ड करी। फिर हम चले गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम ज्यादा से ज्यादा हर साल के लिए, हर कंप्लीटेड ईयर्स के लिए 30 छुट्टी अलाउ कर सकते हैं।
तो 10 साल इंटू 30 छुट्टी, 300 छुट्टी हम अलाउ कर सकते हैं। 150 तुम ले चुके हो अवेल्ड, तो इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड बची 150। अब ये क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। अब ये लाइन जरा देखिएगा, अनअवेल्ड लीव्स, लीव्स एंटाइटलमेंट यानी जितनी लीव्स अलाउड होती है, एंटाइटलमेंट मींस अलाउड, जिसके लिए आप एंटाइटल थे, shall not exceed 30 days फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यानी हर कंप्लीटेड ईयर के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ज्यादा से ज्यादा कितनी, 30। तो अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खुद ही 30, 20, 25, 10, 5 देती है, तो हम तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करें, मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अगर 5 छुट्टियां देती है एक साल के लिए, तो फिर हम 30 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, 5 के हिसाब से। 10 देती है 10 के हिसाब से, 15 देती 15, 20, 25, तो वो 30 देती है 30, 35 देती है तो इनकम टैक्स वाला जो होगा वो 30 के हिसाब से होगा, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा सर, सब कुछ तो आपने समझा दिया। हाँ बेटा, सर ये तीसरा पॉइंट अभी पढ़ाऊंगा बेटा, अभी मैं चला गया कहीं पे, नहीं गया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से 2 क्वेश्चन कराता हूं। पहला, आप सिर्फ बताइएगा आंसर, मैं पढ़ रहा हूं। जेड एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, रिटायर्स ऑन 9 मार्च 2023, 9 मार्च 2023 को रिटायर हुए, and receive 18,90,000 as cash equivalent of earned leave। earned leave मतलब जितनी इसने छुट्टियां कमाई, छुट्टी कैसे कमाई जाती है, छुट्टियां ना लेके, छुट्टियां कैसे कमाई जाती हैं, छुट्टियां ना लेके। तो कह रहा उसको 18,90,000 रुपए मिला एज कैश इक्विवेलेंट ऑफ अर्नड लीव टू हिज क्रेडिट। उसकी अर्नड लीव जो पड़ी हुई थी उसके लिए हिसाब से उसको 18,90,000 रुपए लीव सैलरी का ही नहीं पैसा मिला। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, इज रुपीज 18,90,000 फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बताइए यस और नो, पक्का यस, कंफर्म? तो आंसर यही, आप नीचे पढ़ के देख लीजिए, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट करा रहे हो बेटा, रिटायरमेंट के समय मिली और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं या जैसे इस केस में स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पूरा पूरा एग्जेम्प्ट करेंगे। सिंस जेड इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लीव सैलरी 18,90,000 की पूरी एग्जेम्प्ट होगी टैक्स से। सेक्शन याद करने की आपको कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से, मिस्टर ए is a non-government employee retired after completing service of 30 years and 8 months। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड हुए, 30 साल 8 महीने नौकरी करके रिटायर्ड। इसमें सबसे पहली तो बात, जो मंथ्स हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम कंप्लीटेड ईयर्स उठाते हैं। कितने कंप्लीटेड ईयर्स हैं, 30 ईयर्स, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, लीव्स अलाउड बाय कंपनी आर 45 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंपनी हर कंप्लीटेड ईयर के लिए 45 दिनों की, 45 डेज की छुट्टियां अलाउ करती हैं। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे आपके दिमाग में एग्जाम में ट्रिगर हो जाना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो केवल ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियां अलाउ करता है, तो कुछ कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। और कहना साहब अनअवेल्ड लीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है 600 दिन की। एग्जाम में ये मिलते ही उछल मत जाना कि हो गया अनअवेल्ड लीव्स दे दी, ये उठा लेंगे 600 दिन की। नहीं साहब, ये अनअवेल्ड लीव्स 600 दिन की है तो, लेकिन ये सिर्फ आपका भ्रम है। आप इसको फॉर्मूले में एज इट इज नहीं उठाएंगे, क्योंकि 600 दिन की तो अनअवेल्ड तब निकली जब कंपनी अलाउ करती है। अगर यहां मान लो 45 से कम, मतलब 30 से कम लिखा होता, 30 लिखा होता, 25 लिखा होता, 15 लिखा होता, 10 लिखा होता, तो हम 600 उठा लेते। लेकिन आप कह रहे हैं साहब 45 डेज की छुट्टियां कंपनी अलाउ करती है, तो हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एवरेज मंथली सैलरी है 10,000। क्या बात है, बाबा की कृपा है, क्या कृपा है, एवरेज मंथली सैलरी दे दी, तो आप उस मेहनत से बच गए। नहीं देता तो आप 10 महीने की, पीछे के 10 महीने की, जिस दिन रिटायर हुआ उसके पीछे के 10 महीने की बेसिक सैलरी उठाते, डीएफ वाला उठाते, कमीशन इफ वाला उठाते, टोटल करते, डिवाइड बाई 10 करते, तब ये आता। तो कह रहा है एवरेज मंथली सैलरी है साहब 10,000। एंड बाई इनकैशिंग 600 दिन की छुट्टियां जब उसने इनकैश करी, तो उसको मिल गए 2,80,000 रुपए। एक्चुअल में लीव सैलरी का पैसा मिला 2,80,000। कैलकुलेट करके बतानी है टैक्सेबल लीव सैलरी। एक बात और, एग्जाम में ये भी देख लेना कि पूछ क्या रहा है, टैक्सेबल पार्ट पूछ रहा है कि एग्जाम पार्ट। जो पूछे वही बताना, जो तुम्हें आता वो नहीं बताना है, जो वो पूछना चाह रहा है वो बताना है। तो चलिए मैं आपको कराता हूं, मैं आपको कराता हूं। पहले तो ये बताओ, चाहिए एक मिनट, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लीव सैलरी का क्वेश्चन है, ये कहां से पता चल रहा है? इस पूरे क्वेश्चन, मान लो ये एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आया, आपको कैसे पता चलेगा कि लीव सैलरी का क्वेश्चन है? आपको दिख रहा है कि लीव सैलरी का पैसा मिला, इनकैशिंग 600 दिन अनअवेल्ड लीव, तो पता चल रहा है।
दूसरा, रिटायरमेंट के समय मिला कि सर्विस पीरियड के दौरान? ये भी आपको पता चला है, सर्विस पीरियड के दौरान मिलता तो पूरा 2,80,000 टैक्सेबल होता है रिटायरमेंट समय। तीसरा काम, मैं आपको स्टेप वाइज सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तीसरा, ये चेक कर लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट है? नॉन गवर्नमेंट पहली लाइन में वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम भूल गए, एक फिगर, दो फिगर, तीन, चार, कितनी फिगर निकालते थे? 4 फिगर में जो सबसे कम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। और एक एक करके मैं आपसे पूछता हूं कि कौन कौन सी फिगर, 4 फिगर लिखेंगे, 1 2 3 4। पहली फिगर में क्या आता है? जितना उसको एक्चुअल लीव सैलरी का पैसा मिला, वो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ढूंढ के बताओ कितने रुपए एक्चुअल लीव सैलरी का पैसा मिला। 2,80,000 मिला, तो 2,80,000। तीसरी फिगर में क्या आता है? नहीं नहीं, एक एक जो आसान वाली फिगर थी, 3 लाख, वो तीसरे में लिख लो, दूसरे में लिख लो, उससे कोई ऐसी सीक्वेंस की बात नहीं। 3 लाख, ये आसान थी ना, जो आसान है पहले वो करना चाहिए। अब मैं आता हूं दूसरी फिगर, आप जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10। एवरेज मंथली सैलरी दे दी है, कितनी दे दी है? 10,000। 10,000 रुपए एक महीने की एवरेज सैलरी दी है, तो इंटू 10 करें तो कितना आ गया? 1 लाख। एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10। और चौथे का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, अनअवेल्ड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी, एएमएस लिख दे, एएस भी लिख दे कुछ भी, अपॉन कितना? अनअवेल्ड लीव्स अभी पता नहीं है, पता चलने वाली है, आप बताएंगे हमको, इंटू एवरेज मंथली सैलरी है 10,000 अपॉन 30। अनअवेल्ड लीव्स अगर आप हमको और बता दो तो ये पार्ट हम और सॉल्व कर लेंगे, फिर तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। बताओ 600 ले लें अनअवेल्ड लीव्स? नहीं, निकालनी पड़ेंगी, आप निकालेंगे, निकाल पाएंगे? ठीक है, निकालिए, मैं भरोसा कर रहा हूं आप पे। वन 150 आ रही है, वो देखो उस वाले क्वेश्चन में 150 आई थी, जो हम लोगों ने एक ऐसे ही माना था। इसका मतलब 150 आती है ना? ऐसा कुछ नहीं है, 150 आ रही पक्का? मैं भी एक बार कर लूँ। 30 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो बाद में, पहले कंपनी के हिसाब से 45 छुट्टी हर साल। कंपनी ने दी 1350 छुट्टियां, 600 आप कह रहे हो अभी लेना बचा है, यानी आपने अपने जीवन भर 750 छुट्टियां ले ली होंगी, 750 अवेयर लीव्स हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है 30 साल के लिए मुन्ना ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियों के हिसाब से 900 छुट्टी बनती, 750 तुम लिए बैठे हो, तो बची 150। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 150 छुट्टियां अनअवेयर लीव्स आ रहा है। मैंने पूरा पार्ट आपके लिए लिखा हुआ है, वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनअवेयर लीव्स। टोटल लीव्स जो एम्प्लॉयर ने अलाउ करी वो 30 छुट्टियों के, मतलब 30 साल में 45 छुट्टियों के हिसाब से 1350। आपने जो ले ली, अवेल्ड कर ली, वो समझ में आया ना? 1350 में 600 अनअवेल्ड हटा दी, 750 ले ली। अब इनकम टैक्स के हिसाब से आया, उसके नीचे ये लाइन में आपके लिखी चलो सिर्फ, इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल मैक्सिमम लीव्स अलाउड फॉर इनकम टैक्स कैलकुलेशन 30 साल इंटू ज्यादा ज्यादा 30 छुट्टियां, 900 छुट्टियां। लिए कितनी बैठे हो? 750। तो 900 में अगर 750 माइनस कर देंगे तो अनअवेल्ड लीव्स आ गई 150। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो फिर देरी करनी नहीं चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, जल्दी से करते हुए, टाइम भाग रहा है बड़ी तेजी में है जी। ये सॉल्व करके नहीं, मेरा तो कुछ और कर रहा है। 150 जरा करिएगा, इंटू 10,000 अपॉन 30, 50,000 आ रहा है मेरा। हाँ, 50,000, 150 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 30। अब आप क्या करिए सभी बच्चे, ये 4 फिगर को घूर घूर के देखिए, मेरे को मत देखना, ये 4 फिगर को, और हमको बताओ चारों में सबसे कम कौन सी है? 50,000। तो एग्जेम्प्ट होगी, यहां लिख रहा हूं, एग्जेम्प्ट लीव सैलरी होगी 50,000। तो सर टैक्सेबल कितनी होगी, क्योंकि टैक्सेबल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, टैक्सेबल लीव सैलरी। सर टैक्सेबल कैसे निकाले? मिली कितनी है टोटल? 2,80,000। 50,000 एग्जेम्प्ट है तो टैक्सेबल, जाहिर सी बात है 2,80,000 मिली है, 50,000 एग्जेम्प्ट है, तो सर टैक्सेबल होगी 2,30,000, 2,30,000 टैक्सेबल सैलरी। ये हमारा आंसर हुआ। आज की सेवा यहीं समाप्त। कोई डाउट किसी का? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, ये कह रहे हैं सर जो आखिरी में हमें एवरेज मंथली सैलरी लेनी है 10,000, वो 10,000 लेनी है कि 10,000 इंटू 10 करके लेनी? नहीं नहीं, केवल 10,000 एवरेज मंथली सैलरी लेनी है नीचे, 10,000 इंटू 10, तो वो सेकंड वाले पॉइंट के लिए करना है।
एक आपका डाउट आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं सर, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा था कि इंप्लॉय रिटायर हुआ है 30 साल 8 महीने में, तो भैया 45 छुट्टियां इसको मिलती, तो 8 महीने की भी तो निकालेंगे। नहीं 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 निकालेंगे, हम इग्नोर करेंगे। और वैसे भी क्वेश्चन में भी साफ साफ बोल रहा है कि 45 छुट्टियां कंपनी देती है ईच कंप्लीटेड ईयर्स के लिए, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। एक ऐसी जगह आएगी कहीं पे जहां इग्नोर नहीं करते, वो समझाऊंगा कब इग्नोर नहीं करते। लीव सैलरी में तो आप मंथ्स को पूरी तरीके से इग्नोर करके चलने वाले हैं। और कोई डाउट किसी का? हाँ क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि मंथ्स का क्या करना है, तो भी लीव सैलरी के क्वेश्चन में महीने को इग्नोर करना है, बिल्कुल ऐसे करना कि हमने देखा ही नहीं तुमको। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं? पक्का क्लियर हो गया है सब? ठीक है, चलिए इतना आप रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू। इसमें बस एक बात आपको और बतानी, वो अगले टर्न पे बताऊंगा। ठीक है, ओके बाय।